क्लास 9 आप चैप्टर 2 के नोट्स लिख चुके हैं। आइए आज आपको इस वीडियो के द्वारा मैं चैप्टर 2 समझाती हूँ। ये केमिस्ट्री का चैप्टर 2 है। आपकी एनसीईआरटी किताब में भी ये चैप्टर 2 ही है। नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। पदार्थ आप पहले चैप्टर में सीख चुके हैं। हर वो वस्तु पदार्थ है जिसमें भार होता है और जो स्थान घेरती है। अब बात करते हैं हम शुद्ध पदार्थ की। शुद्ध पदार्थ या प्योर सब्सटेंस वो पदार्थ जिनमें एक ही प्रकार के कण पाए जाते हैं शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। ये शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के हो सकते हैं, तत्व या यौगिक। तत्व यानी कि जो नेचुरली सब्सटेंस हैं, जो हमें प्राकृतिक रूप में मिलते हैं, इंग्लिश में इन्हें हम एलिमेंट्स कहते हैं। ये हो सकते हैं चांदी, सोना, लोहा, कैल्शियम, सोडियम और अन्य बहुत सारे तत्व। आज की तारीख में लगभग 118 तत्व ज्ञात हैं। चैप्टर 3 में आप इनके नाम और इनके सिंबल्स यानी कि इनके प्रतीक सीखेंगे। शुद्ध पदार्थों की कैटेगरी में दूसरी चीज आती है यौगिक या कंपाउंड्स। कंपाउंड्स यानी कि वो पदार्थ जो दो तत्वों या दो से ज़्यादा तत्वों के विभिन्न अनुपात में जुड़ने से बने होते हैं। ये यौगिक हम साधारण रूप में बहुत सारी चीज़ों के रूप में यूज़ करते हैं, जैसे नमक है, चीनी है, जल है, लेकिन हम इनका रासायनिक रूप नहीं जानते। नमक वास्तव में रासायनिक रूप में क्या है? सोडियम क्लोराइड, जिसका सिंबल यानी कि सोडियम का सिंबल है Na, क्लोराइड का सिंबल है Cl, और ये मिलकर के बनाते हैं सोडियम क्लोराइड, जिसे हम साधारण भाषा में बोलते हैं नमक। चीनी C12H22O11 और जल H2O। इस प्रकार से ये तत्व और यौगिक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें एक ही प्रकार के कण मौजूद हैं, इसलिए इन्हें हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। शुद्ध पदार्थ के बाद दूसरी कैटेगरी आती है मिश्रण। मिश्रण यानी कि आप समझते हैं नाम से, दो या दो से अधिक चीज़ें जब आपस में मिश्रित की जाएं, मिलाई जाएं, तो मिश्रण का निर्माण होता है। ये मिश्रण भी दो प्रकार के हो सकते हैं, समांगी मिश्रण या विषमांगी मिश्रण। बात कर रहे हैं हम समांगी मिश्रण की। समांगी मिश्रण होमोजीनियस मिक्सचर, ऐसा मिश्रण जिसमें दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिले हों, पर देखने में वो हमें एक वास्तविक विलयन नज़र आए, यानी कि दो अलग अलग पदार्थ जो उसमें मिले हुए हैं वो हमें नज़र नहीं आते। एक एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख रहे हैं। यदि हम जल के अंदर चीनी को घोल दें तो चीनी का तैयार शरबत हमारे हाथ में होता है। ये जो लिक्विड फॉर्म है इसको हम सॉल्यूशन या विलयन भी कहते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि विलयन शब्द केवल सारे द्रव पदार्थों के लिए ही प्रयोग हो। हर वो समांगी मिश्रण जिसमें मिले हुए दो या दो से अधिक पदार्थ हम देख नहीं सकते, विलयन की कैटेगरी में आता है। जल यानी कि वो पदार्थ जिसमें हम दूसरे पदार्थ को घोल रहे हैं, विलायक कहलाता है। जिस पदार्थ को घोला जाता है, जैसे चीनी जल में घोली गई, उसे विलय कहते हैं। फाइनली इन दोनों के मिलने से जो विलयन तैयार हुआ, चीनी का शरबत, वो विलयन कहलाता है। और इस प्रकार बनाइए समांगी मिश्रण। इसी तरह से यदि जल में हम नमक घोल दें, जल में ग्लूकोज घोल दें, तो ये सब चीज़ें पूरी रीति से इस जल के अंदर घुल जाती हैं, और जो रिज़ल्टेंट है, जो आपके हाथ में तैयार विलयन आता है, उसमें आप इन कणों को अलग अलग नहीं देख सकते। ये मिश्रण की पहली कैटेगरी हुई। मिश्रण की दूसरी कैटेगरी है विषमांगी मिश्रण या हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ऐसा मिश्रण जिसमें घुले हुए पदार्थ साफ साफ नज़र आते हैं, यानी कि पूरी की तरह से घुल नहीं पाते। यानी यदि आप जल लें और जल में कुछ मिट्टी डाल दें
तो कुछ मिट्टी घुल जाएगी, कुछ मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, कुछ कण आपको तैरते हुए नजर आएंगे। यानी कि जल के अंदर डाले गए पदार्थ को आप साफ रूप में देख सकते हैं, उसके कण पूरी रीति से घुले नहीं। इस प्रकार के जो भी मिश्रण है वो विषमांगी मिश्रण या हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाते हैं। यहाँ देखिए 2 कैटेगरीज विषमांगी मिश्रण की लिखी हुई हैं, कोलाइडी विलयन और निलंबन। अब विषमांगी मिश्रण की भी 2 प्रकार हुई। कोलाइडी विलयन वह विलयन है जिसमें कण पूरी रीति से घुल नहीं पाते, लेकिन हमें नज़र भी क्लियर नहीं आते कि वास्तव में क्या कण घुला हुआ है या क्या कण इस लिक्विड में पड़ा है, यानी कि उसकी पहचान नहीं हो पा रही है। जैसे कि बादल हैं, बादल वास्तव में क्या है, बादल में जल भी है और कुछ और कण भी हैं, लेकिन हमें एक ही रूप दिखाई देता है और वो क्लियर भी नहीं होता, यानी हम उस पार नहीं देख सकते। इस प्रकार का जो सॉल्यूशन है, विलयन है, वो विषमांगी मिश्रण कहलाएगा। निलंबन, आपने जल लिया, रेत डाल दी उसके अंदर, रेत क्या है, तैर भी रही है, बैठ भी गई है, यानी कि जो विलय पदार्थ है पूरी रीति से नज़र आ रहा है, कण जो हैं विलय के वो बड़े हैं, हम आंखों से देख पा रहे हैं, पहचान पा रहे हैं, तो ये हुआ निलंबन। इस प्रकार से इस पूरे चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ा, शुद्ध पदार्थ, मिश्रण और मिश्रण की 2 प्रकार की कैटेगरीज, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। अब आगे आता है मिक्सचर, यानी कि मिश्रण में जो अवयव हैं, अवयव यानी कि जो भी उसके कंपोनेंट्स हैं, जो जो उसमें घुला हुआ है, उनको यदि हमें अलग करना हो, उनका पृथक्करण करना हो, तो किस प्रकार से हम कर सकते हैं। पृथक्करण यानी सेपरेशन, मतलब जैसे आपने दाल में चावल मिलाए, अब आप देख देख कर उनको अलग कर सकते हैं। मुश्किल काम है, बहुत लंबा पीरियड लगेगा, लेकिन एक भौतिक विधि है कि आप उन्हें चुनकर हटा सकते हैं। यानी कि भौतिक मतलब अपने हाथ से करना। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे मिश्रण होते हैं जिन्हें हम हाथ से भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते। उनको अलग करने के लिए हमें कुछ रासायनिक विधियों का उपयोग करना होता है। उसके लिए हमारे पास कुछ रासायनिक उपकरण भी होते हैं। आइए अब हम मिश्रण के अवयवों के पृथक्करण के बारे में सीखेंगे। मिश्रण के अवयवों के पृथक्करण के लिए सबसे पहले हम विधि पढ़ते हैं, अपकेंद्रण विधि। अब यदि दूध से, आपने सुना होगा हमें क्रीम निकालनी होती है, दूध से मलाई अलग करते हैं जिससे घी निकाला जाता है, तो ये सब विधियां जो हैं ये क्या करते हैं, मलाई को, क्रीम को या दूध को बहुत तेज़ी के साथ घुमाया जाता है। सेंटर में, केंद्र में जो भारी कण होते हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं और हल्का कण अलग हो जाता है। इस प्रकार से केंद्र की ओर इकट्ठे होने के कारण ये विधि अपकेंद्रण विधि कहलाती है। पूछा कैसे जाता है क्वेश्चन आता है, बताइए दूध से क्रीम पृथक करने की कौन सी विधि है। तो आप उसमें आंसर में केवल उसका नाम लिखना है। 1 नंबर में आते हैं ये क्वेश्चंस और 1 नंबर केवल इस विधि के नाम का है, अपकेंद्रण विधि। दूसरी देखिए, ये चित्र है पृथक्कारी कीप का। मान लीजिए हमारे पास 2 द्रव पदार्थ हैं और ऐसे द्रव हैं जो आपस में घुल नहीं सकते, यानी कि जल और तेल का मिश्रण, ये आपस में कभी भी घुल नहीं सकते। तेल भारी होता है, डेंस होता है, जल के ऊपरी सतह पर रहेगा। अब यदि इन दोनों द्रवों को अलग करने की बात हो तो भौतिक विधि हमारे लिए उपयोगी नहीं है। इसके लिए हम पृथक्कारी कीप, सेपरेटिंग फनल का यूज़ करते हैं, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ आप 2 लेयर देख रहे हैं, ऊपर वाली लेयर है तेल की, नीचे वाली लेयर है जल की। जो नीचे एक नोजल दिख रहा है उसको खोलकर हम जल की नीचे वाली परत को पृथक कर लेते हैं और ऊपर वाली परत इसी के अंदर रह जाती है, और इस प्रकार से हम 2 ना मिलने वाले, ना घुल सकने वाले द्रव पदार्थों को पृथक कर सकते हैं।
इसके बाद हम और बहुत सी विधियां पढ़ते हैं, जिसमें आपने कुछ चित्र भी बनाए थे, उनके बारे में लिखा भी था, आपके नोट्स में सब कुछ है। पहला है आसवन विधि। आसवन यानी कि डिस्टिलेशन। अब यदि हमारे पास दो ऐसे द्रव पदार्थ हैं जो आपस में घुल गए हैं, ये दो द्रव थे जो आपस में मिश्रित नहीं हो रहे थे, इनको हमने पृथककारी कीप से पृथक कर लिया। लेकिन आसवन विधि और प्रभाजी आसवन, ये दोनों विधियां उन द्रवों के लिए हैं जो आपस में घुल जाते हैं। अब इन्हें पृथक कैसे किया जाए? क्या होता है, आसवन विधि में जो भी दो द्रव, एक एग्जाम्पल आपको लिखाया मैंने, जल में एसीटोन का मिश्रण, दो द्रव हैं जिनके क्वथनांक अलग अलग हैं। क्वथनांक यानी कि जिस पॉइंट पर गर्म करने पर वो द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तित होते हैं, वो पॉइंट, वो तापमान का बिंदु क्वथनांक कहलाता है। आसवन विधि में एक गोल पेंदी के फ्लास्क के अंदर हम दोनों द्रवों के मिश्रण को लेते हैं, उन्हें गर्म किया जाता है। जिस द्रव का क्वथनांक कम होता है वो पहले भाप में बदलता है और फिर उसको एक फ्रीजिंग चैम्बर से गुजारकर वापस द्रव में परिवर्तित कर लेते हैं और द्रव रूप में उसे अलग कर लिया जाता है। और दूसरा द्रव जो बचता है उसे भी इसी मेथड से किसी दूसरे बीकर में अलग करते हैं। प्रभाजी आसवन में वो द्रव आते हैं जिनका क्वथनांक का डिफरेंस 25 केल्विन से भी कम होता है, यानी कि बहुत कम डिफरेंस होगा तो एक द्रव इतने भाप में बदलेगा, वाष्प में बदलेगा, इतने दूसरा भी वाष्प में बदलना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो फिर से वापस आपस में ना मिल जाएं, इसके लिए एक प्रभाजक उसमें लगा दिया जाता है और उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स डाले जाते हैं जो उस वाष्प को एब्जॉर्ब कर लें, जिसको कि हम बाद में केमिकल प्रोसेस से अलग करते हैं। इसके बाद आप एक और प्रोसेस पढ़ते हैं, वाष्पीकरण या वाष्पन, इवेपोरेशन, जो हम डे टू डे लाइफ में हर समय देख सकते हैं। वाष्पीकरण में अगर आपने कुछ जल कमरे के अंदर गिरा दिया, कुछ धूप में गिरा दिया, तो आप दोनों में देखेंगे कुछ समय बाद दोनों जल धीरे धीरे वाष्पीकृत हो जाते हैं। जहाँ पर ऊष्मा का प्रभाव ज़्यादा होगा वहाँ वाष्पन तेज़ी से होगा, जहाँ वाष्पन कम हो रहा है वहाँ पर ऊष्मा का प्रभाव कम होगा। तो वाष्पीकरण के कारण ही हमारे कपड़े भी सूखते हैं। जो कपड़े धो करके बाहर फैलाए जाते हैं उन कपड़ों के अंदर जो जल है उसका वाष्पन हो जाता है। फिर आती है एक विधि, क्रिस्टलीकरण। यदि जल के अंदर नमक को घोल दिया जाए और हमें इसे पृथक करना हो तो हम क्रिस्टलीकरण विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं। इस पूरे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन या फिजिकल चेंज। यदि कोई वस्तु परिवर्तन के फलस्वरूप केवल भौतिक स्वरूप में बदलती है, भौतिक अवस्था वो अवस्था होती है जिसमें हम किसी पदार्थ को छू सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, देख सकते हैं, यानी देख सकने वाली जो हम फिजिकली उसको महसूस कर सकते हैं, वो अवस्था भौतिक अवस्था कहलाती है। संघटन होता है कि किन पदार्थों से मिलकर वो वस्तु बनी है। अब भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन है जिसमें केवल उसका भौतिक स्वरूप बदलता है, संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि ये परिवर्तन उत्क्रमणीय है। उत्क्रमणीय का क्या अर्थ हुआ? उत्क्रमणीय का अर्थ हुआ कि फिर से पहले वाली मूल वस्तु हमें मिल सकती है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, भाप, भाप से बन रहा है जल, जल से बन रहा है बर्फ। और इस एरो को अगर आप देखेंगे तो ये एरो आगे की तरफ भी है और पीछे की तरफ भी है। यदि हम भाप को यानी कि वाष्प को कंडेंस कर दें, संघनन कर दें, तो वो वापस जल में बदल जाएगा। जल को उबाल दें तो फिर से भाप में बदल जाएगा। और जल को यदि हम फ्रीज़र में रख दें तो वो बर्फ़ में बदल जाएगा। और इसी बर्फ़ को यदि हम
बाहर कमरे के ताप पर रख दें तो वो पुनः जल में परिवर्तित हो जाएगी। भाप, जल और बर्फ, तीनों का यदि हम केमिकल फॉर्मूला लिखें, रासायनिक सूत्र लिखें, तो वो है H2O, यानी कि संगठन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, केवल भौतिक स्वरूप बदल रहा है। तो इस प्रकार के परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। दूसरे प्रकार के परिवर्तन होते हैं रासायनिक परिवर्तन या केमिकल चेंज, यानी कि ऐसे परिवर्तन जिनमें भौतिक अवस्था के साथ साथ संगठन भी बदल जाए, चेंज हो जाए दोनों चीज़ें, तो ये केमिकल चेंज कहलाता है। दो एग्जाम्पल्स देख रहे हैं आप। कागज़ को जला दिया गया, क्या मिलेगा? राख मिलेगी। क्या इस राख से हम पुनः कागज़ को प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते, इसलिए ये प्रक्रम हुआ अनुत्क्रमणीय। देखिए एरो जो है एक ही डायरेक्शन में है, यहाँ पर एरोस आगे भी थे और पीछे भी थे, इसका अर्थ है उत्क्रमणीय, दोनों दिशा में अभिक्रिया हो सकती है। यहाँ अभिक्रिया केवल एक दिशा में हो रही है। खीरा, मूली, टमाटर, प्याज सबको काट लिया, क्या बन गया? सलाद बन गया। क्या ये सलाद फिर से वापस ये चीज़ें हमें दे सकते हैं? नहीं दे सकते, इसलिए ये परिवर्तन कहलाते हैं इरिवर्सिबल चेंज या अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज, जिनमें दोनों अवस्थाओं में, भौतिक में भी और संगठन में भी चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, वो परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है। कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे जिनमें आपको पहचान करनी होगी कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन कौन कौन से हैं। ध्यान रहे, भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन हैं जिनमें पुनः मूल वस्तु मिल जाती है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में पहले वाली वस्तु हमें प्राप्त नहीं हो सकती। इस वीडियो को अच्छे से आप समझ लें। नोट्स आपके पास हैं, अब इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको भेजे जाएंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सारा काम चैप्टर 2 का आप पूरा कर लेंगे और आपका पिछला काम भी पूरा होगा। आपकी क्लास से मुझे होमवर्क नहीं मिला है, जो होमवर्क मिला था आपको, हॉलीडे होमवर्क, उसको ग्रुप में सेंड करें।